डेमोक्रेसी के मुख्य लक्षण क्या है? ठीक है, हमने देखा था कि गवर्नमेंट को चूज करने का और रिप्लेस करने का नागरिकों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसे लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए जहां नागरिकों को मानव अधिकार सुरक्षित किए गए हों। लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए जहां नागरिकों को अधिकतम भागीदारी दी जा रही हो। लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए जहां एबीडाइसी का सिद्धांत यानी रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन लागू होना चाहिए। लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए, यानी लोकतंत्र के डिटेल डिस्कशन कल कर चुके हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज। ठीक है, देखें क्या बना है, ये फिगर बना लें। वन पार्टी डेमोक्रेसी एक होती है एक दलीय लोकतंत्र। वन पार्टी डेमोक्रेसी एक दलीय लोकतंत्र। दूसरा टू पार्टी डेमोक्रेसी द्विदलीय लोकतंत्र। तीसरा है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी त्रिदलीय लोकतंत्र, सॉरी बहुदलीय लोकतंत्र। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बहुदलीय लोकतंत्र। ठीक, आपको क्या लगता है? देखो, अगर किसी देश में एक ही पार्टी हो, यानी एक ही राजनीतिक प्रतिनिधि हो, इसका मतलब यह है कि आपके लिए कोई विकल्प ही नहीं है दूसरी पार्टी चुनने का, तो आपको हार करके उसी पार्टी को वोट देना पड़ेगा। जब आप हार करके उस पार्टी को वोट देंगे तो क्या ये आपकी चॉइस का मामला है? नहीं। क्या आप रियल में अपनी चॉइस व्यक्त कर रहे हैं? तो क्या हम रियल में से डेमोक्रेसी कहेंगे? नहीं। तो हम क्या कहेंगे, यहां लिख लेते हैं कि when one party dominate, यानी जब एक पार्टी डोमिनेट करती है, प्रभावी होती है राजनीति में, तो क्या बोलेंगे उसे? एक दलीय लोकतंत्र बोलते हैं। क्लियर? जैसे कि वर्तमान में चाइना, फॉर एग्जाम्पल चाइना में लोकतंत्र नहीं है। सब लोग जानते हैं कि वहां कम्युनिस्ट सरकार है, साम्यवादी सरकार है, लेकिन चाइना अपने आप को कहता है कि हमारे यहां जैसा लोकतंत्र दुनिया में नहीं है ना? कहते ना, अपनी दौलत और दूसरे की औरत सबको अच्छी लगती है। सही बात है ना? तो इसका मतलब क्या है कि चाइना वही है, अपना सिस्टम बस बढ़िया है, दूसरा खराब है। तो वन पार्टी डेमोक्रेसी वास्तव में डेमोक्रेसी नहीं कही जा सकती है। ठीक है, टू पार्टी डेमोक्रेसी दो दलीय लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? व्हेन इन पॉलिटिकल लाइफ टू पार्टी डोमिनेट, टू पार्टी डोमिनेट, यानी जब किसी लोकतंत्र में दो पार्टियों का प्रभुत्व हो तो उसे क्या बोलते हैं? टू पार्टी डेमोक्रेसी, द्विदलीय लोकतंत्र। क्लियर है? तो इस पार्टी को भी हम क्या, इस प्रणाली को भी हम रियल में डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसको डेमोक्रेटिक कहने के लिए हमारे पास सही लक्षण नहीं है। इसमें मान के चलो कि ये दोनों चोर मौसे ने भाई वाला खेल खेल लिए, फिर इन लोगों ने कहा कि देखो अभी हम सत्ता में हैं तो तुम लोग, तो हम लूट ले रहे हैं, तुम कुछ मत कहना, और जब हम आएंगे तो तुम विपक्ष में जाओगे, तो फिर मतलब हम विपक्ष में जाएंगे, हम भी कुछ नहीं कहेंगे, तुम भी लूटना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों लूटो। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो क्या नागरिकों की स्वतंत्रता का, नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा हो सकती है? नहीं हो सकती। यानी सिटीजन्स राइट कांट बी प्रोटेक्टेड इन दिस केस, either it is one party democracy or it is two party democracy, इसमें कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी ठीक ठाक है। अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो बहुदलीय लोकतंत्र हम क्या कह सकते हैं? when more than two parties, यानी जब दो दलों से अधिक लोकतंत्र में भूमिका निभाते हैं, प्ले रोल इन पॉलिटिकल लाइफ, यानी जब राजनीतिक व्यवस्था में दो दलों से अधिक दलों की भूमिका होती है, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। क्लियर है इतनी सी बात? यानी हम लोगों ने क्या देखा? ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज। जैसे टू पार्टी डेमोक्रेसी कहां है?
एग्जाम्पल अगर हम बात करें द्विदलीय लोकतंत्र तो ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में मुख्य रूप से दो ही पार्टी हैं, एक को बोलते हैं लेबर पार्टी, दूसरी है कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है। यूएसए है, यूएसए में ही दो दलीय लोकतंत्र है, मुख्य रूप से कौन कौन सी है, एक डेमोक्रेटिक है। वर्तमान में जो बाइडेन किस पार्टी से हैं, इस बात को ध्यान रखना, डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। एक बार सवाल पूछा गया था कि रिपब्लिकन पार्टी, ट्रम्प किस पार्टी का राष्ट्रपति है, रिपब्लिकन का था, एक एग्जाम में पूछा गया था सवाल। अब कौन सा था ये मुझे नहीं पता है, बस सवाल आया था मेरे पास तो बताया था। दूसरी पार्टी है रिपब्लिकन। आप कहेंगे कि सर इंडिया में भी दो पार्टी है, भाजपा और कांग्रेस, नहीं ऐसा नहीं है। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, हाँ, लेकिन ऐसा है कि इंडिया में टू अलायंस सिस्टम है, टू अलायंस सिस्टम है, टू अलायंस डेमोक्रेसी। अलायंस का मतलब क्या है, गठबंधन, द्वि गठबंधन प्रणाली है भारत में। कौन सी प्रणाली है, द्वि गठबंधन, ना कि द्विदलीय, है ना। क्यों, क्योंकि एक अलायंस कौन सा है, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और दूसरा है यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। एनडीए की मुख्य पार्टी कौन है, बीजेपी, और यूपीए की मुख्य पार्टी कौन है, कांग्रेस। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया में दो गठबंधन की सरकार चलती है, दो गठबंधन लोकतंत्र है, और गठबंधन बढ़िया है। क्यों, क्योंकि भाजपा के जो गठबंधन में पार्टी है, भाजपा की कम से कम कुछ तो कंट्रोल करके रखेंगी। जैसे कह देते हैं, लोजपा ने कह दिया हम तुम्हारे मंत्री नहीं बन सकते, हमको ये पद नहीं, हमको ये पद चाहिए, होता है कि नहीं होता है। और वैसे भी इन लोगों के पास ये टू पार्टी सिस्टम से नागरिकों के पास टू अलायंस सिस्टम में चुनने के अधिक विकल्प होते हैं। क्लियर है। चलिए इंडिया में क्या इतिहास रहा है इस बात का, वो देखते हैं हम लोग। इंडिया में इस पार्टी डेमोक्रेसी की बात करें, दलीय लोकतंत्र की बात करें इंडिया में, तो अगर इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम में बात करें तो हम लोग 1950 से ही या 1951 से ही 1977 तक वन पार्टी डेमोक्रेसी थी, वन पार्टी डेमोक्रेसी थी। कौन थी, कांग्रेस। फिर 1977 से लेकर के एक्चुअल में 1999 तक मल्टी पार्टी कांग्रेस, सॉरी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी थी, बहुदलीय लोकतंत्र था। बहुत सारे कुकुर मुत्ता की तरह पार्टी पैदा हो गई थी, जिसको मन आया वही पार्टी बना ले रहा है। लेकिन इसका नुकसान भुगतना पड़ा। नुकसान क्या भुगतना पड़ा, इसकी एक डिसएडवांटेज निकल गया है मुख्य रूप से। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का मुख्य डिसएडवांटेज क्या है, इनस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार स्थायी नहीं होती है। आप सोच के देखो, क्या कोई 13 दिन का प्रधानमंत्री बनेगा? अटल बिहारी वाजपेयी को 13 दिन का प्रधानमंत्री बनना पड़ा। वो 3 बार प्रधानमंत्री बने, एक बार 13 दिन, एक बार 13 महीने, फिर पूरे 5 साल। उनके जीवन में शायद 13 का कुछ ज्यादा ही महत्व होगा, है ना। तो इसका डिसएडवांटेज है। इसीलिए इस समय तक भारत की राजनीति काफी उथल पुथल की स्थिति में रही। आप सोच के देखो, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के कारण ही एक्चुअल में जब इंदिरा गांधी ने जब वो लगा दिया था, इमरजेंसी आपातकाल की स्थिति लागू कर दी थी, उसी के कारण भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम को उभार हुआ था। क्योंकि सब समझ में आ गया था कि एक व्यक्ति एक पार्टी की सहायता से तानाशाह बन सकता है, डिक्टेटर बन सकता है, ऑटोक्रेटिक बन सकता है। क्लियर है, ठीक। फिर 1999 के बाद भारत में क्या हुआ, टू अलायंस सिस्टम आ गया, यानी और बार इसके बाद क्या हुआ, टू अलायंस सिस्टम आ गया, द्वि गठबंधन प्रणाली आ गई। तो ये वर्तमान में ठीक ठाक है। इसमें मल्टी पार्टी की विशेषताएं भी हैं,
बहुदलीय लोकतंत्र की विशेषताएं भी हैं और सरकार में स्थायित्व भी है। तो टू पार्टी अलायंस सिस्टम आएंगे अभी फिलहाल, सॉरी टू अलायंस सिस्टम है, टू पार्टी अलायंस नहीं, द्वै गठबंधन प्रणाली है। क्लियर, इतनी सी बात। बेटा एक बात और, हम लोगों ने शायद दूसरी क्लास में देखा था, जिस दिन दूसरी क्लास लगी थी, वो क्या था कि हमने डेमोक्रेसी भागीदारी के आधार पर बांटी थी, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक बात ध्यान रखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के लक्षण जब किसी दूसरी डेमोक्रेसी में पाए जाएं, यानी एक डेमोक्रेसी डायरेक्ट है और एक डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट है, और ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें दोनों के लक्षण पाए जाएं, उस डेमोक्रेसी को क्या बोलते हैं? लिक्विड डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं? लिक्विड डेमोक्रेसी। तो वास्तव में स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट की बजाय कैसी डेमोक्रेसी है? लिक्विड डेमोक्रेसी है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए कि प्रत्यक्ष लोक, सॉरी, स्विट्जरलैंड में कौन सा लोकतंत्र है, और डायरेक्ट और लिक्विड अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आंसर क्या लगाना है? लिक्विड। ये तो पहली बार सुना था, लिक्विड डेमोक्रेसी, तरल लोकतंत्र। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए, अब हमने एक चीज देखी थी, वो ये कि भाई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम लोग क्या बोलते थे? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते थे कि नहीं? इंडिया में यही है ना, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते थे, इंडिया में यही है। इसमें क्या 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 करते हैं लोग? पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसमें क्या करते हैं कि लोग अपने प्रतिनिधियों को क्या करते हैं? चुनते हैं। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है इसमें, ठीक है, और उनको अधिकार देती है कि आप मेरी तरफ से नीतियां बनाएं, नीतियों को लागू करो, बनाओ, कानून बनाओ, कानून लागू करो। क्लियर? यानी इसमें मतलब क्या है कि जनता की भागीदारी इनडायरेक्ट होती है, यानी इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन, indirect participation of people in policy formulation, यानी कि नीति निर्माण में या डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण, नीति निर्माण एवं निर्णय निर्माण में नागरिकों की भागीदारी कैसी होती है? अप्रत्यक्ष होती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो उनके रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं, उनके प्रतिनिधि काम करते हैं। जैसे हमने एमपी एमएलए को चुना तो वो हमारी तरफ से काम करते हैं, तो हमने उनको चुना, वो वहां गए, तो क्या हुआ? रिप्रेजेंटेटिव तरीके से हमने काम किया है। ठीक है, इसलिए हमारी भागीदारी कैसी है? इनडायरेक्ट है वहां। लेकिन आजकल सरकारें इसको क्या कर रही हैं? जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी की ओर बढ़ रही हैं, है ना? एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहती है जनता का, और इसीलिए कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हैं हम लोग? परामर्शी या विमर्शी लोकतंत्र, यही हुआ ना? ठीक है, इस बात को लिख लें नीचे, इसी में लिख लें, यही इंग्लिश वाले भी लिखना है, हिंदी वाले भी लिखना। देखें कि नागरिकों की सक्रिय सहभागीदारी या सहभागिता के लिए, नागरिकों की सक्रिय सहभागिता के लिए इंक्रीजिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजंस, इंक्रीजिंग एक्टिव और प्रोएक्टिव, कुछ भी लिख सकते हो, increasing active or proactive participation of citizens in decision making and policy formulation. In decision making and policy formulation, deliberative democracy is being promoted.
क्या लिखा हम लोगों ने हिंदी में? नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के लिए, सक्रिय सहभागिता के लिए, भागीदारी के लिए विमर्शी लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। विमर्शी लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मन की बात, मोदी जी करते हैं मन की बात, लोगों के विचार लेते हैं, बिल निकाले जाते हैं, तो ये सब होता है। तो एक अच्छा लक्षण कहा जा सकता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। सुनते कम लेकिन भेजते तो हैं लोग, जो अच्छा लगता है वही भेजेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा ना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है। आवाज नहीं। चलिए अब हम बात करें इनडायरेक्ट की, तो हमने कर ली शॉर्ट में। अब हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता कैसे भागीदारी निभाती है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता 4 तरीके से भागीदारी निभाती है। लिख लें इस बात को। इंस्ट्रूमेंट टू पार्टिसिपेट, यानी भागीदारी करने के उपकरण, भागीदारी करने के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी। ठीक है, इनडायरेक्ट में रिप्रेजेंटेटिव वेस्टेज थे इलेक्शन के थ्रू। यहाँ क्या है, यहाँ 4 उपकरण हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं इनिशिएटिव, हिंदी में बोलते हैं पहल। क्या बोलते हैं? पहल। दूसरे को बोलते हैं हम लोग प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह। क्या? जनमत संग्रह। तीसरे को बोलते हैं रेफरेंडम, रेफरेंडम, परिप्रेक्षा। और चौथा है राइट टू रिकॉल, वापस बुलाने का अधिकार। यानी लोग उनको वापस बुला सकते हैं कि चलो पोस्ट से हट जाओ आप लोग, वापस बुलाने का अधिकार। वापस बुलाने का अधिकार, राइट टू रिकॉल। क्लियर है? यानी कि अगर आपसे पूछा जाए, देखो ये चीजें इस्तेमाल तो कहीं भी हो सकती है, डायरेक्ट में भी हो सकती है, इनडायरेक्ट में भी हो सकती हैं। यानी इन उपकरणों का उपयोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो होता ही है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र में भी होता है। जैसे अभी 2016 में ईयू से अलग होने के लिए रेफरेंडम कराया गया था, तो ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया था, मत दे दिया था, कहा कि हम तो ईयू से अलग होना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन से, और फाइनली ब्रेक्जिट हो ही गया। यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का एग्जिट होना ही क्या कहलाता है, ब्रेक्जिट कहलाता है। क्लियर है? ओके, अब इधर देखो इनिशिएटिव क्या होती है, किसको कहते हैं हम लोग इनिशिएटिव। अभी होता क्या है कि यदि किसी चीज पर कानून बनाना हो, यदि किसी चीज पर कानून बनाना हो तो सरकार कहेगी कि चलो हम कानून बना लेते हैं, है ना। लोग नहीं कहते कि इस पर कानून बनाओ, या हम लोग में से कोई बिल तैयार करके नहीं जाता है कि सरकार तुमको इस पर कानून बना लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन इनिशिएटिव क्या है, इनिशिएटिव में क्या होता है कि लोग खुद से पहल करते हैं, खुद से इनिशिएट लेते हैं कि इस मुद्दे पर एक पॉलिसी बननी चाहिए या फिर कानून बनना चाहिए, तो सरकार उसको फिर आगे बढ़ाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनिशिएटिव। तो ये पार्टिसिपेट हुआ लोगों का, लिख सकते हैं इसमें पीपल प्रोएक्टिवली पुट फॉरवर्ड द इनिशिएटिव फॉर पॉलिसी और लेजिस्लेशन फॉर्मुलेशन, लिखें कि फॉर्मुलेशन। नागरिक सक्रिय रूप से, नागरिक सक्रिय रूप से नीति निर्माण या कानून निर्माण के लिए
निर्माण या कानून निर्माण के लिए पहल करते हैं। क्लियर है? सिंपल सी बात है। प्लेबिसाइड में क्या होता है, देखो इसमें, देखो इसको सब हिंदी से समझो। जन माने लोग, मत माने विचार, संग्रह मतलब संग्रह। यानी जब सरकार को ये पता करना हो कि लोग चाहते क्या हैं, हम उस हिसाब से काम करेंगे। व्हाट पीपल वांट वी विल एक्ट अपॉन अकॉर्डिंग टू दैट। हम उसी हिसाब से काम करेंगे जैसा लोग चाहते हैं। तो लोग, सरकार क्या करती है, किसी मुद्दे पर लोगों से वोटिंग करवाती है, ठीक है। तो टू टेक ओपिनियन, जनता की राय लेने के लिए, तो लिख सकते हैं टू रिसीव या टू टेक ओपिनियन ऑफ पीपल रिगार्डिंग अ इशू, यानी किसी मुद्दे के संदर्भ में लोगों की राय लेना। ऐसी स्थिति में क्या होता है, गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू ओबे द ओपिनियन। इस स्थिति में क्या होता है कि सरकार बाध्य नहीं है लोगों की राय को मानने के लिए। क्लियर है? इसमें क्या होता है कि लोगों की राय मांगी जाती है, जनमत संग्रह में लोगों की राय मांगी जाती है। अब राय मांगी जाती है इसलिए लोग राय दे देते हैं, वोटिंग कराई जाती है उसके लिए, लेकिन इस राय को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। हाँ, बस देखा जाता है कि लोग किस पक्ष में हैं। और जनरली ऐसा होता है कि जब लोग पक्ष में होते हैं तो फिर सरकार उस काम को कर ही देती है, विपक्ष में होती है तो फिर नहीं करती है। क्लियर है? बस यही रेफरेंडम में और प्लेबिसाइड में अंतर है, ध्यान से समझना। क्या अंतर है? रेफरेंडम, प्लेबिसाइड में सरकार लोगों की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है, लोगों के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन रेफरेंडम में गवर्नमेंट इज बाउंड टू ऑनर द ओपिनियन ऑफ पीपल, यानी लोगों के मत को मानने के लिए बाध्य होती है। एक्सप्रेस द ओपिनियन थ्रू वोटिंग, लोग अपना मत वोटिंग के जरिए व्यक्त करते हैं। ठीक है? जैसे रिसेंटली रेफरेंडम कराया गया था, कहां कराया गया था? ब्रेक्जिट के लिए। एग्जाम्पल ले सकते हैं ब्रेक्जिट।